हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज का लेक्चर हमारा पार्लियामेंट से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट्स को देखा, जिसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स, मिनिस्टर्स, पीएम, प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। फिर हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट्स को देखा। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में, जिसमें हम पार्लियामेंट्स, फर्स्ट पार्ट हम पार्लियामेंट से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल, इस प्रकार से हम शेड्यूल 5 के बाद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ना कि पार्लियामेंट्स में क्या पढ़ना है। पार्लियामेंट्स का देखो, पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। जैसे प्रेसिडेंट, इंटीग्रल पार्ट कौन कौन से, प्रेसिडेंट, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल भी बोलते हैं, ठीक है, लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं, अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं। इस प्रकार से हम ना लोकसभा और राज्यसभा एक हाउस का जो है ना पार्ट्स है, ठीक है। पार्लियामेंट के हाउस का पार्ट कौन कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन प्रेसिडेंट को एक अलग माना गया है, इंटीग्रल पार्ट पार्लियामेंट का है बट हाउस का पार्ट नहीं है। पार्लियामेंट में क्यों प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है ये हम समझते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का रोल होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी सदन की समनिंग में बिगिनिंग ऑफ द सेशन की शुरुआत जो करती है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो शुरुआत राष्ट्रपति कर रहा है और लास्टली एसेंट किसी भी तरह का बिल को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है एसेंट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग का भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट का भी इम्पोर्टेंट है। उसका एक महत्वपूर्ण रोल है प्रेसिडेंट का, ठीक है। किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स में जो होता है ना सिग्नेचर, प्रेसिडेंट का ही होता है। तो हम प्रेसिडेंट को इसलिए इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना कि कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, क्या क्या कंपोजिशन है। अब राज्यसभा की कंपोजिशन की बात करूँ, नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, ठीक है, 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होना चाहिए, जिसमें कि कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से आधार पे नॉमिनेट किए जाने चाहिए, आर्ट, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट, आर्ट, उसके बाद फिर साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले की बात हम करूँ तो सचिन तेंदुलकर भी सिलेक्टेड हुए थे राज्यसभा के लिए। तो उसमें नॉमिनेशन किस आधार पर किया गया, सोशल सर्विस में। स्पोर्ट्स को किस कैटेगरी में रखा गया, सोशल सर्विसेज। अभी वो तत्काल के नहीं है, ठीक है मेंबर्स, तो इस बात को याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं ना राज्यसभा में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, PRSTV मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफरेबल वोट्स, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ठीक है। इस आधार पे ना प्रोपोर्शनल, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन में जैसे लोकसभा में क्या होता है, डायरेक्ट पीपुल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, कोई भी MP हो ना वो पीपुल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से सिलेक्ट होते हैं। और ये क्या है, इनडायरेक्ट, और क्या, ओपन बैलेट के माध्यम से। ये इस बात को याद रखनी है। प्रेसिडेंट के केस में सीक्रेट बैलेट लगती है, और जो हमारा MP मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स जो राज्यसभा की बात करें उसमें ओपन बैलेट की कंसेप्ट लागू होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कंपोजिशन को देखा। फिर देखते हैं हम उसके क्वालिफिकेशंस की बात करें ना, तो MP का कोई क्वालिफिकेशन करने है नहीं, लेकिन इसमें आप सिटीजन ऑफ इंडिया, कुछ क्वालिफिकेशन ऐसे जनरली हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लोकसभा के केस में 25 ईयर्स एज होना चाहिए, राज्यसभा के केस में 30 ईयर्स एज होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि हमारा जो है एक जनरल क्वालिफिकेशंस दिया गया है, ठीक है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशंस के केस में 102 आर्टिकल 102 जो पढ़ोगे ना 102, तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा, उसमें देखे वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई है। और क्या, डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह का ना वो दिमागी बीमारी जो होती है ना वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, वो डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है। फिर एक जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन अलग है, स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन अलग है।
एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय करता है, अदर के केस में राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है। इस बात तो इन सभी पॉइंट्स को ना याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा के केस में। और आप देखोगे ना, जब हम लोकसभा और राज्यसभा के केस की बात करें तो डिफरेंस भी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग ना पीपीटी के माध्यम से भी समझते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोगों ने एक लैंग्वेज के रूप में समझा, जो हमने समझाया वो एक पॉइंट था। अब हम लोग पीपीटी के माध्यम से थोड़ा फास्टली समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पीपीटी पे। पीपीटी की बात करें ना तो पहला तो देखो 3 इंटीग्रल पार्ट्स है। प्रेसिडेंट है, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। और इस बात का याद रखना कि वो जो होता है ना डायरेक्ट पीपुल्स के द्वारा लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे एमएलए होता है ना वो चुन के भेजता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में, ठीक है। और देख ये भी इस बात को भी याद रखनी है कि 3 यूटी सिर्फ राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इस बात को याद रखनी है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं लोअर हाउस। अब हम लोअर हाउस किसको? लोकसभा को, ठीक है। पीपुल्स हाउस इसी को हाउस ऑफ पब्लिक बोलते हैं, पॉपुलर हाउस लोकसभा है, ठीक है। इसमें कौन है? रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इस बात को याद रखना, पर पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव। प्रेसिडेंट को क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि वो समनिंग भी करता है, साथ साथ क्या है? एसेंट ऑफ द वे, लास्टली एसेंट ऑफ द फाइनल जो एसेंट होता है, ठीक है। समनिंग करता है, ठीक है, शमन करता है और साथ साथ क्या करता है? एसेंट, बिल का एसेंट करता है। इस बात को याद रखनी है, ठीक है। एसेंट करेगा और समनिंग करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। अब देखो पार्लियामेंट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, एमपी जो होता है उसका क्या रोल है, रोल ऑफ स्पीकर का क्या रोल है, और मेनली इसका काम क्या है? इसका लॉ मेकिंग पार्ट्स है, लेजिस्लेटिव का पार्ट्स है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पार्लियामेंट्री कमेटी की। लॉ मेकिंग के प्रोसेस में जब बजट पास किया जाता है, किसी भी तरह का बिल लाया जाता है किसी भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा, तो उस केसेस में क्या होता है? गजट में वो जो है ना राइट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी उसे इन्वेस्टिगेट करती है, उसे जांच करती है। उसके बाद वो जाके ना किसी भी सदन में रखा जाता है किसी भी तरह का बिल, फिर जाके एक्ट बनता है लास्टली। तो हम लोग देखते हैं लॉ मेकिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवरसाइट करेगा किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इस बात को याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट पीपीटी में क्या देखते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की बात करें ना तो इसमें नोट मोर देन 250 मेंबर्स, 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? 250। फिर 250 में से 238, नोट मोर देन 238 ये मेंबर क्या है? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रेजेंट में कितने हैं? 233। इस बात को याद रखना है। 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट में स्टेट और यूटीज के पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर हमारे 12 मेंबर जो है ना नॉमिनेटेड हैं। किसके द्वारा नॉमिनेटेड है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस बात को याद रखें, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड है। ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है राष्ट्रपति का, ये एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के माध्यम से जो है ना नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात को याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। अब हम देखते हैं इसमें 233 मेंबर्स क्या है? 233 मेंबर्स जो है हमारे स्टेट एंड यूटीज के हैं, ठीक है। स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। फिर हम देखते हैं ना 12 मेंबर्स किसके? नॉमिनेशन के द्वारा नॉमिनेटेड है, ठीक है, नॉमिनेटेड। अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 245। हाईएस्ट अभी प्रेजेंट में कितने? 245 मेंबर्स जो है वो हमारे राज्यसभा में है, ठीक है। फिर लोकसभा की बात करें, लोकसभा के केस में 550 मेंबर्स, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 550 मेंबर्स होना चाहिए। अब देखो 550 मेंबर्स टोटल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 530 मेंबर्स सिलेक्टेड जो कि पीपुल्स के द्वारा डायरेक्ट, और 2 नॉमिनेटेड जो है ना अभी हटा दिया गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से
जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ 10 ईयर्स का जो होता था ना, 2 एंग्लो इंडियंस को चुना जाता था, उसे अभी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, कितने में, 2020 में। तो इस प्रकार से ना इसे किसी भी तरह का नॉमिनेशन नहीं होता लोकसभा में। राज्यसभा में नॉमिनेशन के माध्यम से चुने जाते हैं, बट लोकसभा में ओनली इलेक्टेड होते हैं। इस बात को याद रखनी है। ठीक है, और इसमें बात करेंगे तो 12 नॉट मोर देन 20 मेंबर्स ना फ्रॉम यूटीज। कितने चाहिए, 20 मेंबर्स नहीं होना चाहिए। यूटीज में 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखनी है। दोनों का कंपोजिशन आपने देखा। फिर नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग समझेंगे ना राज्यसभा की कंपोजिशन की। ठीक है, तो आर्टिकल 80 में क्या दिया गया, 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होना चाहिए, वही बात दिया हुआ है। ठीक है, और सारा एलोकेशन चाहे सीट का किसी भी तरह का यूटीज में या स्टेट में सीट का एलोकेशन किस आधार पे, शेड्यूल 4 में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके आधार पे सीट का एलोकेशन होता है। किसके द्वारा एलोकेशन होता है डेलिमिनेशन कमीशन के माध्यम से। ठीक है, इस बात को याद रखनी है। डेलिमिनेशन कमीशन के माध्यम से सीट का बंटवारा होता है। किस बेसिस पे, पॉपुलेशन बेसिस पे। 1971 का पॉपुलेशन सेंसस पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि उसमें आपको टिल 2026 तक जो है ना सीट का बंटवारा डेलिमिनेशन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। डेलिमिनेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किस आधार पे किया गया, डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट 1952 के द्वारा। ठीक है, डेलिमिनेशन कमीशन सीट का बंटवारा करता है, एलोकेशन ऑफ सीट करता है, पॉपुलेशन बेसिस पे आपका सीट का एलोकेशन होता है। फिर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। लोकसभा में क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, यूटीज के होते हैं, कुछ रिजर्व सीट होता है SC ST का। ठीक है, फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, इस बात को याद रखनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितने होते हैं, 543। अभी प्रेजेंट में 543 है, इस बात को याद रखना। लेकिन 550 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखोगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं कि टर्म ऑफ लोकसभा। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा का टर्म का बात करें ना, लोकसभा का टर्म जो है 5 इयर्स का होता है। उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाता है, तो उस केस में मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं करती है प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या होता है, उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात को याद रखना है। अर्लियर भी डिसॉल्व हो सकता है, 5 इयर्स का टर्म में भी डिसॉल्व हो सकता है। फिर हम बात करें राज्यसभा की, वो एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, उसमें 1/3 एवरी 2 इयर्स रिटायर करते हैं, और फिर 1/3 क्या होते हैं, ज्वाइन भी करते हैं। तो इस प्रकार से वो कभी भी जो डिसॉल्व नहीं होता, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, बट उसके मेंबर्स के टर्म फिक्स है 6 इयर्स, मैक्सिमम कितने, 6 इयर्स। जैसे हमारे मेंबर्स के टर्म लोकसभा में 5 इयर्स के होते हैं, उसके 6 इयर्स के होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखनी है। फिर देखो दोनों के बीच डिफरेंस, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल और राज्यसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबली। किसके द्वारा, आप देखोगे उसमें हमारा क्या होता है, पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होते हैं, स्टेट असेंबली के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट असेंबली, जो हमारे MLA होते हैं ना, वो चुन के भेजते हैं। ठीक है, फिर हम ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है। इसमें क्या होता है, रिटायर करता है 1/3 एवरी 2 इयर्स में। इसका मतलब परमानेंट हाउस है, कभी भी पूर्णतः डिसॉल्व नहीं होता। मोर पावरफुल है किस केस में, मनी बिल के केस में, फाइनेंशियल बिल के केस में। लेकिन इसमें क्या है, परमानेंटली एडवाइजरी पावर है। इसके पास जो है ना कोई भी परमानेंट जो होता है पावर वो नहीं है, एडवाइजरी पावर है। मनी बिल के केस में एडवाइजरी जारी कर सकता है, फाइनेंशियल बिल के केस में एडवाइजरी देता है, हर चीज़ में जो है ना एक एडवाइजरी रोल निभाता है। ठीक है, फिर हम बात करें प्रिसाइडेड बाय, इसमें स्पीकर के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है लोकसभा। राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। फिर क्या होता है, सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, डिसॉल्व किया जाएगा कौन सा, लोकसभा। लेकिन राज्यसभा क्या होता है, कांट बी डिसॉल्व, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन की बात करो ना, सिटीजन ऑफ इंडिया राज्यसभा में होना चाहिए, 30 इयर्स का एज होना चाहिए, इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हर कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर होना चाहिए।
तो ये जनरल क्वालिफिकेशन है। लोकसभा की बात करें 25 ईयर्स एज, इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका 5 ईयर्स टर्म होता है, इसका 6 ईयर टर्म होता है, ठीक है। 1/3 एवरी ईयर रिटायर करेगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होगा। इस बात को जनरली याद रखना है, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 ईयर्स का एज होना चाहिए, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनरी से नॉमिनेटेड होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। फिर क्या 1/3 रिटायर होता है एवरी 2 ईयर्स में, ठीक है। और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सिलेक्टेड क्या बोलते हैं इलेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोनों का याद रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। तो डिसोल्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, डिस्क्वालिफिकेशन के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन, स्टेचुअरी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, डिस्क्वालीफाई 102 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई अंडर लॉ नहीं होना चाहिए, नो डिसीजन, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, ये पांचों तरह का ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो इस बात को याद रखना है। इस केसेस में क्या करता है राष्ट्रपति के द्वारा ना उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में। और स्टेचुअरी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके मामले प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसे डिस्क्वालीफाई करता है, ठीक है। कुछ स्टेचुअरी पावर भी दिए गए हैं, ठीक है। अब हम होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें ना, देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो देखो अब आर्टिकल 102 में तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन बाय अनसाउंड माइंड है, डिक्लेयर बाय कोर्ट। कोर्ट में अगर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया जाता है उस केसेस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज, डिस्चार्ज नहीं किया गया है, अनडिस्चार्ज है, ठीक है, इंसॉल्वेंट है। नोट ए सिटीजन ऑफ इंडिया एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजन, अगर किसी भी तरह का फॉरेन का सिटीजनशिप प्राप्त करता है उस केसेस में। फिर डिस्क्वालीफाई अंडर एनी अदर लॉ बाय द पार्लियामेंट, किसी भी तरह का पार्लियामेंट के अंदर जो है डिस्क्वालीफाई किया गया किसी लॉ के अंदर, तो ये सभी जो है ना ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अब चलते आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की, कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस लाइक करप्शन, डिसऑयलिटी, ठीक है, गलती ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, फेलियर टू लॉज अकाउंट टू इलेक्शन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क, डिसमेजर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, सारे जो है ना आरपीए एक्ट में मेंशन है, उसके आधार पे भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना डिस्क्वालिफिकेशन को देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट्स, फिर बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और फिर हमारा मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये चारों तरह के बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है ना हमारा प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल अलग अलग होता है, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेज क्या प्राप्त है मेंबर्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से ना आप लोग आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।